एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका दोस्तों इटली में है। और ये दोनों ज्वालामुखी दोस्तों भूमध्य सागर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आपका स्ट्रोम्बोली है, जैसा कि अभी मैंने कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 300 प्रश्न देखेंगे जो पिछले 5 वर्षों में विभिन्न एग्जाम जैसे BPSC, BSSC, बिहार दरोगा व कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और 100% संभावना है कि आगामी एग्जाम होने वाले जो भी BPSC के एग्जाम होने वाला है, बिहार कांस्टेबल का हो रहा है या फिर दरोगा का BSSC के एग्जाम होंगे, इन सब में पूरी संभावना है कि इसमें से प्रश्न फिर से आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मैंने 600 प्रश्नों का कंपाइल किया है। ये उस प्रश्नों का पहला वीडियो, यानी इसमें 300 प्रश्न है। इसका दूसरा वीडियो इस चैनल पे आएंगे कुछ दिन में। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, जस्ट पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका पुस्तक का लेखक हिकेटियस है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकेटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका मार्टिन बैहम को कहा जाता है। जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। व्यक्तिगत भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आपका इरेटोस्थनीज है। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आपका पोलियोडोनियस है, ध्यान रखिएगा। गणितीय भूगोल का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो थेल्स एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल ओ सावर को माना जाता है। दोस्तों, ये सभी वीडियो इतने महत्वपूर्ण है कि आप लोग के एग्जाम में एक एक प्रश्न भी आ जाए तो समझे कि आपका वीडियो देखा हुआ कल्याण हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में इससे बेहतर कंटेंट देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? तो आपका एनेक्सीमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो आपका स्ट्रैबो को माना जाता है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक किसने किया था? तो जॉर्ज एच लेमेतर ने किया था। साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो आपका थॉमस गोल्डन एवं हरमैन बॉन्डी ने किया था। दोलन सिद्धांत यानी पल्सल्टिंग यूनिवर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका डॉक्टर एलन संडेगा ने किया था। स्पीडित सिद्धांत यानी इन्फ्लेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका एलन गुथ ने किया था। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल्स की खोज किसने की थी? तो आपका पीटर हिग्स एवं फ्रेको ईगल्स ने किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है आपका हमारे ब्रह्मांड का व्यास। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनियाँ हैं? तो लगभग 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में कितने लगभग तारे हैं? तो 100 अरब तारे भी हैं। लगभग पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या कितना है? तो 100 अरब है। और उसमें तारों की संख्या कितनी है? तो 100 अरब है। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो आपका दुग्ध मेखला है। दुग्ध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आपका गैलीलियो ने दिखा था। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आपका एल्काइल मंदाकिनी है, ध्यान रखिए दोस्तों। इक्लाइफ मंदाकिनी है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है। नए विद्यार्थियों के लिए आपका स्वागत है इस चैनल पे। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन है। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो आपका हीलियम में 26% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो आपको कोण कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो आपका 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो आपका कोरोना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट
16.6 सेकेंड का समय लगता है। एग्जैक्ट सूर्य का व्यास कितना है तो 13,92,000 किलोमीटर। ध्यान रखिए दोस्तों, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य के व्यास है। तो ये सब आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब ध्यान रखिएगा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है तो 110 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के कितना गुना बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रह द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी तो आपका निकोलस कोपरनिकस ने किया था। और ये उस समय किया था दोस्तों जिस समय इनको फांसी भी सजा भी दिया गया था उस समय के रूढ़िवादियों द्वारा कि सूर्य को कैसे पृथ्वी घूम सकता है, जबकि वो लोग मानता था कि पृथ्वी को सूर्य घूमता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो आपका कोपरनिकस ने किया था। सूर्य ग्रहों की कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी तो आपका जोहान्स केपलर ने किया था। किन ग्रह के बौने ग्रह की सूची में रखा गया है तो सेरेन तथा प्लूटो को बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया। और कब रखा गया है तो 2006 से रखा गया। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है। और कौन कौन था यहाँ पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो सबसे नज़दीक सबसे पहले सूर्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उस तीसरा स्थान पर पृथ्वी आ गया। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर का ग्रह हो गया वरुण। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध तथा सबसे दूर का ग्रह हो गया वरुण। ध्यान रखिएगा। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और एवं मंगल। इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का ग्रह किस ग्रह को बृहस्पति ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी बाहरी ग्रह कहा जाता है तो आपका पृथ्वी है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इन सबको पृथ्वी नहीं दोस्तों, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इन सबको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। किन ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। इन 5 ग्रह को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं और इसका समय होता ही नहीं कि दिन भर दिखेगा ये। आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो आकार के हिसाब से दोस्तों आपका बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि है, उसके बाद से अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद से पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, मंगल है, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है तो आपका शुक्र है जिसका घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है तो आपका बुध है। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है तो आपका बुध है। मीथेन की अधिकता के कारण किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है तो आपका वरुण है। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है तो आपका शुक्र है एवं अरुण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन दोनों ग्रहों का घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है, जो पृथ्वी की दिशा है उससे विपरीत दिशा में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह। इसे सांझ का तारा, भोर के तारा ये सब कहा जाता है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है तो बुध तथा शुक्र को कोई अपना उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है तो शुक्र है, भग्नी भी कहा जाता है। सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान है तो शुक्र ही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पृथ्वी के समान है। आकार एवं घनत्व शुक्र के पृथ्वी के बराबर है। गैस जाइंट किस ग्रह को कहा जाता है तो आपका बृहस्पति का उपनाम है गैस जाइंट। लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल को कहा जाता है। फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है तो आपका मंगल ग्रह का ग्रह है। ध्यान रखिए दोस्तों। मंगल ग्रह का अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है तो 25 डिग्री झुका हुआ है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मानस किस ग्रह पर स्थित है तो मंगल ग्रह पर है। ध्यान रखिए दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है तो मंगल ग्रह पर है और उसका नाम है ओलंपिस मानस। ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ किस ग्रह पर स्थित है तो वो भी मंगल पर स्थित है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है तो मंगल ग्रह है। शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है तो 7 है।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का सबसे उपग्रह है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? तो आपका टाइटन का आकार है, जो शनि ग्रह का उपग्रह है उसका आकार बुध ग्रह के बराबर है, ध्यान रखिएगा। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि उसे जल में रखने पर तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह है, जो बहुत घनत्व में बहुत हल्का है, यानी इसका घनत्व बहुत कम है। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो आपका दोस्तों फोबे है, ध्यान रखिएगा, फोबे नामक उपग्रह है। 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? तो कैसिनी। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसिनी नामक एक सैटेलाइट था जो शनि ग्रह के लिए ही छोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? तो आपका विलियम हर्शल ने किया था। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलोन किस ग्रह के वलयों का नाम है? तो दोस्तों अरुण ग्रह का ये सब वलयों का नाम है, ध्यान रखिएगा। टाइटोनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह आपका अरुण का अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका अरुण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ट्रिटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? दोस्तों तो ये वरुण का है सबसे बड़ा उपग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। लीप वर्ष में कितने दिन होता है? तो 366 दिन होता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रक्सिमा सेंचुरी, दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष है, ध्यान रखिए दोस्तों। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस डॉग स्टार है, साइरस या डॉग स्टार है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, कहाँ पे? तो इसी सागर कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सेलेनोलॉजी कहलाता है। किसे जीवन शून्य ग्रह भी कहा जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, तो यह चंद्रमा है, मून है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो लिबनिट्ज पर्वत है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा पर का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो 57% ही भाग मनुष्य चंद्रमा का देख सकता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सुपरमून कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। किस वर्ष प्लूटो ग्रह को श्रेणी से अलग कर दिया गया? तो 2006 में। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? तो 88 दिनों में। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? तो 87 दिनों में कर लेता है मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किस क्षुद्र ग्रह को नगण्य आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगे आंखों से देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। दोस्तों हेले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो आपका 76 वर्ष में दिखाई देता है और 1986 में दिखाई दिया था। पुनः दिखाई देने की संभावना वैज्ञानिकों को है कि उस समय दिखेगा। हेले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? तो 86 में यहाँ ही गया है और अगली बार दिखाई देगा 1962 में, मैंने कहा 61 में, तो देख लीजिएगा। अब 102 नंबर प्रश्न, जब पृथ्वी सूर्य के आंतरिक अत्यधिक पास होती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहा जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक मतलब संभवतः निकट होता है तो उसे कहा जाता है उपसौर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन होती है? तो 3 जनवरी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती तो उसे कहता है अपसौर, यानी ध्यान रखिए दोस्तों, नज़दीक हो गया तो उपसौर और अधिक हो गया तो अपसौर, दूर हो गया तो अपसौर, ध्यान रखिएगा। ये दोनों टर्मोलॉजी पूछे जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहता है? तो देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको अक्षांश रेखा कहते हैं।
भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में कहेंगे मकर रेखा, यहाँ ही गया है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोरे कहा जाता है। एक देशांतर ये हो गया, ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया, तो इसके सॉरी देशांतर इधर से होता है, तो इसके बीच को दूरी को कहता है गोरे। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे तो दोस्तों शून्य अक्ष अक्षांशीय, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ पर कटती है? तो आपका अटलांटिक महासागर में कटती है, आपका गल्फ ऑफ गुनिया के पास जो अफ्रीका देशों के बीच है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है और इसी दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य ग्रह कब होता है? तब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रह होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है और यहाँ आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ गया कौन? चंद्रमा। तो आपका हो गया कौन सा ग्रह? तो सूर्य ग्रह हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य। अब वहीं चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये हो गया आपका चंद्रमा। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। तो ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब कहता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। ग्रीनविच के पूर्व की ओर जाने पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। और ये आपका चुक्ची सागर के पास है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर तथा चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर, ये सबको जोड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छा से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो आपका बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। भारत में कितने डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री जो है आपका पूर्व में भारत का मानक समय माना जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश है। जैसे देशांतर का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ ये हो गया 1 देशांतर, ये हो गया 2 देशांतर, तीसरा देशांतर। तो ये लाइन पूछ रहा है कि किस से कहाँ से गुजरता है? तो 5 राज्य है। और कौन कौन राज्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है तथा आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्य से भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होती है? तो आपका मिर्ज़ापुर में एक नैनी नामक शहर है जो इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ से गुजरता है, उसे भारत का मानक समय माना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। आपका कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। दोस्तों मैं एक फार्मूला बताता हूँ, इसको याद करने का ट्रिक है। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, याद रखिएगा। तो ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, म से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया, ई से हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है और ये ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। आगे हम देखेंगे दोस्तों 126 नंबर प्रश्न है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर तापमान और अपेक्षाकृत अधिकतर होता है औरों की अपेक्षा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच को 30, ये दोनों बात कह सकते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और वहीं पर उससे आगे 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी चल जाइएगा तो आपको इसे कहता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान लेते हैं कि यहाँ ग्लोब बनाते हैं हम लोग, इसको ग्लोब मान लेते हैं, और ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। तो और यहाँ हो गया आपका 30 डिग्री, इसे 30 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिएगा आपका 45 डिग्री मान लिए।
तो ये 30 डिग्री यहाँ और ये 45 डिग्री यहाँ, वहीं आपको यहाँ भी एक 45 डिग्री मान लीजिए। तो इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उपोष्ण क्षेत्र, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस यहाँ भूमध्य रेखा, तो इसके बीच के क्षेत्र को आप लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सब टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 45 डिग्री से 66 डिग्री, यानी यहाँ पे 45 डिग्री था और उसके बाद से यहाँ पर ध्रुव पर 66 डिग्री है दोनों तरफ, तो इसे कहा जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर हमेशा लगभग तापमान कम होता है या बर्फ गिरते रहता है। उत्तरी और दक्षिणी शो के बीच अक्षांशों के बीच स्थित है, तो क्षेत्रों के बीच अक्षांश है, ध्यान रखिएगा 45 से 66 डिग्री के बीच अक्षांश है। ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच को स्थित है और इसे ही कहा जाता है ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं। भूपरपट्टी मुख्य किस चट्टान से बना हुआ है? तो आपका बेसाल्टिक चट्टान से बना हुआ है भूपरपट्टी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तब ऑक्सीजन है, जो 66% लगभग 66 नहीं दोस्तों 46 है, तो इसको लगभग 47% आप लोग मान सकते हैं कि भूपरपट्टी पर क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भूपरपट्टी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका सिलिकॉन है, जो लगभग 28% है। भूपरपट्टी पर तीसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो आपका एल्युमिनियम है, जो लगभग 8% है। भूपरपट्टी पर मोटाई कितनी है? भूपरपट्टी की मोटाई कितनी है? तो 34 किलोमीटर है। नोट, पृथ्वी के हिस्से के मुख्य 3 भागों को बांटा गया है। पहला है आपका भूपरपट्टी, ध्यान रखिएगा, पहला भूपरपट्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है आपका आवरण जिसे मेंटल कहते हैं, और तीसरा आपका केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के किन भाग में पाया जाता है? तो आपका आवरण में। मैग्मा मतलब जहाँ से आपका क्या कहते हैं इसको, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वहाँ मैग्मा ही होता है। तो ये सब कहाँ होता है? तो आपका आवरण में होता है, ध्यान रखिएगा। आवरण की मोटाई कितनी है? तो 3400 किलोमीटर है पृथ्वी के। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना हुआ था? तो निकेल तथा फेरस को, और इसे शॉर्ट में निफे भी कहते हैं, ध्यान रखिए। 139 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है प्रति 32 मीटर अंदर जाने पर। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो दोस्तों आपका 29% भाग पर स्थल है, बाकी 71% भाग पर जल है। पृथ्वी की अधिकतम गहराई कितनी है? तो मेरियाना गर्त है। वहीं पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कहाँ है? तो आपका माउंट एवरेस्ट है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो 3:7 के अनुपात में है, जैसे अभी हम लोग देखा था। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आप लोग इसे एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण है? तो आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन सा पतालीय पिंड है? तो आपका बैथोलिथ है। और ये सब कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये सब पाया जाता है आपका ज्वालामुखी के जमने से जो बनता चट्टान है, उसका ये सब एक तरह का प्रकार है। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको उसे सील कहते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या होता है? तो आपका संगमरमर है। ग्रेनाइट रूपांतरित रूप किसका है? तो नीस का है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो आपका क्वार्टजाइट है, ध्यान रखिएगा। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो आपका क्वार्टजाइट है। लिग्नाइट, कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? तो एंथ्रासाइट है। बिटुमिन्स, कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? तो ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है। बिटुमिन से रूपांतरित होता है तो ग्रेफाइट बन जाता है। सेल का रूपांतरित रूप क्या है? तो स्लेट है। ग्रेवो का रूपांतरित रूप क्या है? तो आपका सरपेटाइट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया है। 150 प्रश्न देख लिया है, अब 150 और बचा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चित आप लोग सीरियस विद्यार्थी है, और मैं खुद सीरियस विद्यार्थी को सपोर्ट करता हूँ। आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 54वां प्रश्न है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और काग्लोमेरेट तथा नमक की चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो आपका अवसादी चट्टान है। इन सब पत्थरों का उदाहरण अकेला अवसादी चट्टान है, ध्यान रखिएगा। अवसादी चट्टानें कैसी होती? तो आपका परतदार होती है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी? तो आपका अग्नेय चट्टान है, जो सबसे प्राचीन चट्टान है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। MBBI प्रश्न है सब। अग्नेय चट्टान को किस श्रेणी चट्टान में रखा जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक श्रेणी के चट्टान में रखा जाता है। किसे? तो अग्नेय चट्टान को। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टान से बना हुआ था? तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिंडर कहते हैं।
कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये मैक्सिको में स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी। दोस्तों ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसके लिए आजकल ये फेमस बन चुका है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न वो डालते ही हैं। एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका दोस्तों ये इटली में है। और ये दोनों ज्वालामुखी दोस्तों भूमध्य सागर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आपको स्ट्रोम्बोली है, जैसा कि अभी मैंने कहा है। विसुवियस तथा क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपका प्रोसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये सब जापान में है। ये आपका फुजियामा जापान में है, क्राकाटाओ सुबियस इंडोनेशिया में है। दमवद, पोपा, किलिमंजारो तथा चिम्बाराजो की ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपका शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। किस महाद्वीपीय में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक इसे कहा जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। वहाँ ज्वालामुखी का एक ठो रिंग बना हुआ है, पूरा प्रशांत महासागर को घेरे हुआ है। जिस ज्वालामुखी के साथ जल तथा वाष्प भी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गेसर कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ज्वालामुखी जब फटता है तो जल एवं वाष्प उसके साथ निकलता है, तो उसे उस क्रिया को गेसर कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन से? तो आपका कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में है, और 19,614 फीट की ऊंचाई पर है। ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, किस देश में है? तो दोस्तों अर्जेंटीना, चिली के बॉर्डर पर स्थित है, और दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला पर यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ किस पर्वत पर स्थित है? तो दोस्तों ये एंडीज पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको सिस्मोलॉजी कहते हैं। कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो दोस्तों एल तरंग जो होता है, भूकंप में तीन तरह का तरंग होता है, पी होता है, एस होता है, एल होता है। तो जो एल होता है सबसे खतरनाक तरंग होता है, विनाशकारी होता है। कौन सी तरंग सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इस तरंग है जो सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजर सकता है। भूकंपीय तरंगों के किस यंत्र द्वारा रेखित किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। कौन सी तरंग द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों गौण तरंग है जो द्रव से नहीं गुजरता है। भूकंप के उद्भव के स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको भूकंप केंद्र कहते हैं, या फिर एपिसेंटर भी कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप दोस्तों भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों रिएक्टर स्केल कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी? दोस्तों जॉर्डन नदी पर स्थित, जो 4800 किलोमीटर का है, उसे रिफ्ट घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियाँ किसका उदाहरण? तो दोस्तों ये चट्टानों के अपर्दन का उदाहरण है, ये सब ध्यान रखिए। 181 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुराना वलित पर्वत श्रेणी? दोस्तों अरावली है, जो राजस्थान का पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर सबसे अधिक आपका खनन भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसका गाइडलाइन भी जारी किया है, लेकिन देखिए क्या ही होता है। आपका गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है, और ये भी आपका राजस्थान में है। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपर्दन का फलस्वरूप होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं संप्राय मैदान। ध्यान रखिए दोस्तों, संप्रायन मैदान। और ये जियोग्राफी का महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, ये सब पूछे जाते हैं सब। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका लोएस कहते हैं, इस तरह से होता है, लोएस कहते हैं, लोएस के मैदान कहते हैं। एनाकोंडा जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, किस वन में पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाला वन को क्या कहते हैं? तो आपको दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं सबसे अधिक। आगे हम देखेंगे दोस्तों, 187 नंबर प्रश्न है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन को क्या कहते हैं? दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं, जो गर्मी महीना में अपना पत्ता को झाड़ देता है, पेड़ पौधा ये सब। किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है? दोस्तों टैगा वन की जो वृक्ष होता है उसका पत्ता नुकीला होता है। और टैगा वन होता है दोस्तों कहाँ? तो जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर
क्योंकि वो नुकीला इस तरह से होता है और इस पर बर्फ़ गिरता है तो इस तरह से नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ का जो नेचर है उसी का डिज़ाइन है ये सब। किस वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? दोस्तों पर्वतीय वन है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान किस देश में स्थित है? दोस्तों अफ्रीका में है। कंपोज घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में है। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में है। लानोस घास के मैदान किस देश में स्थित है पाए जाते हैं? तो दोस्तों वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरिज घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? दोस्तों अमेरिका तथा कनाडा में प्रेरिज घास के मैदान पाया जाता है दोस्तों, और ये आपका प्रेरिज ऑफ नॉर्थ नाम से भी जाना जाता है। पंपास घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना में है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज ये आपका एशिया, यूक्रेन तथा रूस, चीन में ये सब पाए जाते हैं। कौन? तो स्टेपीज घास के मैदान। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है? दोस्तों सवाना और कंपोज ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास में है। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? दोस्तों प्रेरीज, पंपास तथा स्टेपीज है और डाउन्स है। तो ये सब कहाँ है? तो ये सब दोस्तों लगभग 30 डिग्री अक्षांश के बाद ये सब पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो 30% भाग पर अकेला एशिया महादेश विस्तृत है। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी हर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? तो दोस्तों लाल सागर है जो एशिया को, स्वेज नहर, लाल सागर तथा स्वेज नहर है जो एशिया को अफ्रीका से, यहाँ नहर होगा, यहाँ न छूट गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? तो दोस्तों लाल सागर है, और वहीं स्वेज नहर है उसके बीच में, लाल सागर में ही स्वेज नहर है। कौन सी सागर एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाती है? तो दोस्तों काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर है, ये सब आपका एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। कौन सी जल संधियाँ एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो आपका बेरिंग जल संधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर ही गुजरता है। ये सब कहाँ है? तो अलास्का में। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब अलास्का में है। एशिया में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूमि है 30% एशिया में विश्व का, लेकिन जनसंख्या है 60%। तो देख सकते हैं कितना घनत्व है यहाँ पर लोगों का। एशिया महादेश में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो अंगारा लैंड रूस तथा चीन में है। वहीं गोंडवाना लैंड कहाँ है? तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है गोंडवाना लैंड, जो विश्व का एशिया का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है, स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। ध्यान रखिए दोस्तों, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सागरमाथा को नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। प्रायद्वीप का अर्थ दोस्तों समझते मैं बताता हूँ। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से महासागर से घिरा होता है और एक तरफ से आपका भूमि से लगा होता है, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अरब प्रायद्वीप है, 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। एक तरफ से दोस्तों आपका गल्फ ऑफ पर्सिया है, एक तरफ है गल्फ ऑफ पर्सिया, दूसरे तरफ है अरब सागर और तीसरे तरफ से आपका लाल सागर है, जो जहाँ पर स्वेज नहर है। तो इन तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आपको सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सागरमाथा। और कहाँ इसका ना सागरमाथा कहाँ कहते हैं? तो नेपाल में अधिकतर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सी है? तो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है। पामीर पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में है दोस्तों। पामीर गांठ भी कहते हैं इसको, जहाँ पर कुनलुन पहाड़ी, आपका हिमालय रेंज और जो एक ठो पहाड़ी निकलता है जो आता है आपका अफगानिस्तान से, वो सब यहाँ करके मिलता है, इसीलिए इसे पामीर नॉट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखें विश्व का छत किसे कहते हैं? तो पामीर को पठार को कहते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आपका सिंगापुर है। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करती है, तो एशिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है तो कौन है? तो दोस्तों कजाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा। 216वां प्रश्न है, एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो आपका मृत सागर है, और ये जॉर्डन के आसपास में। दोस्तों ध्यान रखिए, इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा है? तो मृत सागर है। और सबसे नमकीन पानी में भी इसका नाम आता है, और यहाँ पर तैरना आसान होता है अपेक्षाकृत। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका यांगसी क्यांग है, जो चीन में। ध्यान रखिए दोस्तों। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना
गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों बैकाल झील है जो 1940 मीटर और ये भी एशिया में ही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंतरिक सागर है भी है, और ये आंतरिक सागर भी है तो कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि ये सूख रहा है कैस्पियन सागर, ध्यान रखिएगा। रूस के एशिया भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों साइबेरिया कहते हैं रूस के एशिया भाग को, याद रखिएगा। बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर सबसे सागर साइबेरिया में ही स्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसका नोट है इसी का, इस प्रश्न का, जो क्या है रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो साइबेरिया कहते हैं। तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर ये साइबेरिया में ही स्थित है। पुराना नाम क्या है? तो चोटी 15, ध्यान रखिएगा दोस्तों। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम चोटी 15 है और सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 4850 मीटर है दोस्तों। पहले 48 मीटर ही था, लेकिन अब सर्वे में आया है कि ये बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो अब तो दोस्तों कोमोलंगमा नाम से, इसे चीन एवं तिब्बत में कोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पैंगोंग झील है और ये तिब्बत में है, लद्दाख में है। लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर बनाता है और यहाँ पर हाल ही में भारत एवं चीन के बीच में झड़प भी हुई थी पैंगोंग लोग के बीच में, और इसे 7 फिंगर नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासीराम मेघालय में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? महालेवी या महावेली नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है दोस्तों? हुबली है। अभी कुछ दिन पहले तक गोरखपुर में था, लेकिन अब हुबली हो गया। हुबली कहाँ है? तो आपका कर्नाटका में है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये हुबली सबसे बड़ा हो गया एशिया का लंबा प्लेटफार्म। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका हांगो है, आमूर है, सिक्यांग है तथा यांगटी सिक्यांग है, और ये सब कहाँ है? तो चीन में है। और आमूर तो आपका रूस से आता है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका लीना है, ओबे है तथा येंसी है, ये सब आर्कटिक महासागर में गिरती है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, और कहाँ है? तो रूस में है, और 9438 किलोमीटर की इसकी दूरी है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सिक्यांग जापान में है। ये इसका शायद हो सकता है दूसरा हो गया हो, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों उत्पादक एवं निर्यातक दोनों थाईलैंड है। तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय तथा कपास आदि के उत्पादन में विश्व में किस देश के प्रथम स्थान है? तो दोस्तों चीन जो हो गया है। पहले तो कपास में अमेरिका होता था, लेकिन अब चीन उसे पीछे छोड़ दिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदारो है, और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और मोहनजोदारो एक विश्व का सबसे प्राचीन स्थलों में इसका नाम आता है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों? बर्खयांश है, और ये साइबेरिया में है और ये रूस में है। किस स्थान को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहता है? दोस्तों बर्खयांश को कहता है। यहाँ दोस्तों लगभग 40 डिग्री माइनस तापमान में रहता है, 40 डिग्री तक माइनस चला जाता है। कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर है, और इसकी निर्माण हुई थी 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों इंडोनेशिया है। मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों सिनकोना से होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों विश्व में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। आपका स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है, ये सब स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। और ये स्वर्णिम त्रिभुज दोस्तों ये आपका बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से निर्धारित की गई है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये स्वर्णिम त्रिभुज है, ये बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से निर्धारित की गई है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख। साथियों प्रश्न नंबर 246 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों 7वां है, ध्यान रखिएगा। 47वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों दूसरा है। दूसरा नहीं दोस्तों, इसे अपडेट कीजिए, ये प्रथम हो गया है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम है, और कब से? तो 2022 से, ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42% संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3215 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। वहीं पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूमि का तटीय भाग कितनी लंबाई है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है जो मुख्य भूमि का
तटीय लंबाई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर द्वीपीय भी जोड़ दी जाए तो वो अलग हो जाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो दोस्तों 5200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। संपूर्ण भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों 7516.5 किलोमीटर है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की लंबाई भी जोड़ दी जाती है। तब लंबाई में भारत का सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ शेयर करता है तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा अधिक लगती है और ये 4000 से अधिक किलोमीटर है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है तो 7 देश है, और 7 देश कौन है? बांग्लादेश है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, म्यांमार एवं अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करता है दोस्तों 5 राज्य है भारत के जो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करता है, और 5 राज्य कौन कौन सा है तो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है एवं पश्चिम बंगाल है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है तो दोस्तों 5 राज्य है। कौन कौन है 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है जो नेपाल के साथ साझा करता है अपना सीमा। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है दोस्तों? सिक्किम है, अरुणाचल है और पश्चिम बंगाल है और असम है। तो कुल मिलाकर के 4 राज्य है जो भारतीय सीमा से भूटान की सीमा से अपना सीमा साझा करता है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है दोस्तों? 7 देश हैं जिसका भारत की जलीय सीमा है, और कौन कौन है? तब पाकिस्तान के साथ है, मालदीव के साथ है, श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इन सभी के साथ भारतीय जल सीमा साझा होती है। भारत कितने देशों के जल तथा स्थल दोनों सीमा से साझा करता है तो 3 देश है जिसके साथ भारत जल एवं स्थल दोनों से सीमा साझा करता है, और देश है बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है, या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, जो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है तो दोस्तों इंदिरा कॉल है, और ये कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो दोस्तों सर क्रीक है, और ये गुजरात में है, और ये एक तरह का मरुस्थल टाइप का है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों वालांगलू है, और ये कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो दोस्तों कन्याकुमारी में है, और ये तमिलनाडु में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो जो पहले था इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार में है, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत और चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो आपको मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन सीमा को कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं तो रेड क्लिफ कहा जाता है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं तो उसे डूरंट रेखा कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा था। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है ये जलडमरू। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है तो त्रिवेंद्रम से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप देशों कौन कौन से हैं दोस्तों? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल, ये सब भारतीय उपमहादेश के देश के नाम से जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, और पाक जलडमरू मध्य भी भारत और श्रीलंका के मध्य, ये भी याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की है, ध्यान रखिए दोस्तों, और ये 1663 किलोमीटर है। और वहीं आपका पूर्वी राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है जिसकी तटीय रेखा सबसे अधिक है। भारत के किन राज्यों की कितने राज्य हैं जो तटरेखा वाले हैं तो 9 राज्य है, और कौन कौन है तो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब आपका तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है तो त्रिपुरा है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है तो आपको संकोश नदी है, जो अरुणाचल किसके बीच तो असम के बीच सीमा बनाती है, और यह है संकोश नदी। शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हिमाचल में ये सब दर्रा स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे ही जाते हैं दोस्तों ये सब प्रश्न। साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। आगे हम देखें दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ है तो दोस्तों नाथुला तथा जलेपला दोनों सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है तो मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। यांगपा दर्रा, बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश में है।
लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, जितना भी नीति बला जाएगा समझे उत्तराखंड में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों काराकोरम है, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। लेह को कश्मीर घाटी से कौन दर्रा जोड़ता है? दोस्तों जोजिला है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा है। जम्मू से श्रीनगर की कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल है। शिव किला से तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों सॉरी शिमला है, शिव किला नहीं, शिमला से। तो आपका शिव किला दर्रा है जो इसको जोड़ता है। दोस्तों इससे व्यापार भी होता है भारत चीन के बीच। और एक ठो आपका नाथुला दर्रा से भारत चीन के बीच व्यापार होता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? तो दोस्तों तिथि सागर था, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों K2 है, गार्डन ऑस्ट्रेलियन इसे कहता है और इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? तीसरे तो आपको काठमांडू घाटी है जो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ में है मैकाल की पठार, ये याद रखिएगा दोस्तों। मालवा का पठार कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्चम शिखर कौन सा है? दोस्तों अमरकंटक है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्चम शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी। नर्मदा नदी, सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है अमरकंटक? तो ये सब मध्य प्रदेश हम छत्तीसगढ़ के आसपास है। किस पठार को भारत का रूर कहते हैं? तो आपका छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। और रूर इसलिए कहा जाता है दोस्तों, रूर नामक शब्द, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो शब्द है रूर ये मुख्य रूप से जर्मनी में है, लेकिन इसे उपमा दिया जाता है क्योंकि जो रूर है इसमें बहुत सारा खनिज पाया जाता है जर्मनी में, और भारत में भी कहाँ पाया जाता है? तो छोटा नागपुर में, तो इसलिए रूर उपमा दिया गया है छोटा नागपुर को, यानी उपनाम दिया गया है। छोटा नागपुर को रूर कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं इसलिए। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सतपुरा परश्रेणी में है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो निश्चित ही आप लोग सीरियस विद्यार्थी है, और सीरियस विद्यार्थी मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों अगला वीडियो इसी चैनल पर आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट होगा। और ये सभी महत्वपूर्ण जियोग्राफी का प्रश्न जैसे कि आप लोगों ने देखा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।